नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करूंगा एक ऐसे कंपनीज के बारे में जिसके ऊपर मैं बहुत दिनों से खुद वीडियो बनाना चाहता था। और मैं इस कंपनी के ऊपर इसीलिए चर्चा करूंगा क्योंकि मुझे इस कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ते में देखने को मिला है। क्योंकि देखिए, किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको एक चीज को हमेशा याद रखना है, वो है वैल्यूएशन। क्योंकि वैल्यूएशन अगर सस्ता हो और उस कंपनी अगर आपको सस्ते में मिल रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो उस कंपनी आपको हमेशा अच्छा खासा एक रिटर्न दे सकते हैं। देखिए, किसी भी कंपनीज के ऊपर काम करने से पहले एक चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर हमेशा लो वैल्यूएशन के ऊपर काम करते हैं। मान के चलिए, वॉरेन बफेट जी की अगर बात मैं बता दूं कि उन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छी कंपनी अगर 100 में चल रहा है और वो ही कंपनी अगर गिर के 80 में मिल रहा है, तो वो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा उस कंपनी के ऊपर बाय करने के लिए। तो ये कहने का मतलब है कि हमेशा बड़ी इन्वेस्टर क्या करते हैं, अच्छी कंपनी को सस्ते प्राइस में खरीदते हैं। और हम लोग पब्लिक क्या करते हैं, कोई शेयर भागते चले जा रहे हैं, उसके उसके पीछे ही हम भाग रहे हैं, उसके ऊपर में टॉप में बाई कर रहे हैं। जब कोई भी नेगेटिव कारण के वजह से मार्केट में करेक्शन है, तो हम लोग बुरी तरीके से फंस जाते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप जब भी किसी कंपनी के ऊपर काम करें तो वैल्यूएशन को जरूर चेक करें। तो वैल्यूएशन जितना इम्पोर्टेंट है, उसको कैलकुलेट करके, आपको चेक करके, सारी चीज़ों को स्टडी करके ही काम करना होगा। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली किसी भी कंपनी को रैंडमली बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ऐसे बिल्कुल मत करिए। क्योंकि देखिए, बाई सेल तो एक गेमिंग जैसा है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी है 5 साल की, उसको भी दे देंगे तो वो भी बाई सेल कर लेंगे। तो आप में और उनमें फर्क क्या रहेगा, आपको एनालिसिस करके काम करना पड़ेगा। तो चलो, आज उसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो एक्चुअली बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करते हैं। देखिए, बैंकिंग सेक्टर बहुत दिनों से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, मगर उसका वैल्यूएशन दिन के दिन कम होता चला जा रहा है। तो वैल्यूएशन बहुत सस्ता होता चला जा रहा है, तो इसका मतलब जब मार्केट में ट्रेंडिंग आएगा, एक धमाका परफॉर्मेंस होगा। और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स भी किया है कि सर, एफआईएस ने कंटिन्यूसली माल बेच रहा है, एफआईएस चाइना भाग रहा है। तो देखिए, ऐसे चीज आज नहीं है। अगर आप हिस्ट्री को चेक करेंगे, लास्ट 20 ईयर्स अगर चेक करेंगे, तो आपको इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार दिखेगा। देखिए, एक डेटा रिपोर्ट मैंने चेक किया, जहाँ पे मैंने देखा कि एफएस के पास 17% इन्वेस्टमेंट इंडिया में है, 17%। और उस जगह पे डीआईएस के पास 16% इन्वेस्टमेंट है। और पब्लिक के पास अराउंड अराउंड 15% के आसपास, 15 to 16% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। तो सोचिए, इंडिया में इन्वेस्टमेंट पावर कितना बढ़ चुके हैं। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर अगर माल बेचकर भाग भी जाए ना, तो उसके सीधा सीधा फाइट करने के लिए पब्लिक और हमारा डीआईएस, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, दोनों ही तैयार है। तो सोचिए, जो लोग सोच रहे हैं कि एफआईएस माल बेचकर भाग रहा है, इसके लिए क्या करूं, इसमें टेंशन होने का कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छे कंपनी सस्ते में मिल रहा है। तो चलो, आज उसी से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा, जिसका नाम है डीसीबी बैंक। देखिए, डीसीबी बैंक मेरे हिसाब से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से मुझे मिला मिला था, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ अपकमिंग टेंस कहाँ तक जा सकते हैं, 100% गेन आने का चांसेस कहाँ पे है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन और डीपली एनालिसिस में आपके साथ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, कंपनीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेक करते हैं। जैसे सबसे पहले देखिए, कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। और सीधा सीधा कहूँ, कंपनी का वैल्यूएशन जो है वो बहुत सस्ता है, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो 10.6 है और खुद का पी रेशियो 6.78 है। तो चलो, एक बार इसका वैल्यूएशन चेक भी कर लेते हैं 5 साल के हिसाब से। कोविड के टाइम में इस कंपनी का पी रेशियो हो गया था सिर्फ 5 के आसपास, और आज कितना है, आज अराउंड 6, 6.5 के आसपास। तो सोचिए, कंपनी के जो पी रेशियो है मेरे हिसाब से सस्ता ही है। और कंपनी देखिए, कोविड के बाद कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, आज तक एक ही जगह पे है। फिर भी कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस हो चुके हैं, जो पॉइंट्स देखकर मुझे लग रहा है कि अपकमिंग टाइम्स में इसका अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। पहले देखिए, कंपनी का डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो कर्जा बहुत कंपनी ज्यादा लिया। तो कंपनी ज्यादा कर्जा लिया मतलब ज्यादा लोन बांटा। तो कितने लोन बांटे, वो देखने से पहले कर्जा कितना ले रहा है वो देख लीजिए। देखिए, 2013 में इसका कर्जा था करीबन 9,800 करोड़ के आसपास। और आज वही कर्जा बढ़ के हो चुके हैं 55,500 करोड़ के आसपास। तो 9,800 से सीधा सीधा 55,500। तो किस लेवल तक, किस हद तक इस परसेंटेज बढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ का जो रिजर्व है वो भी 750 करोड़ से 4,700 करोड़ बन चुके हैं। उसी के साथ साथ फिक्स एसेट जो 336 करोड़ था, आज वो बढ़ के 840 करोड़ के ऊपर हो चुके हैं। मतलब कंपनी सीधा सीधा एक बेस्ट परफॉर्मेंस के
साइड में ही जा रहा है। और इसके साथ साथ और भी कुछ पॉइंट्स को दिखा दूं, जैसे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। जो लोग सोच रहे कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे हैं, शायद कंपनी में कुछ खराबी है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम्स है, देखिए कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। सेल रेवेन्यूज के बारे में बात करूँ तो हर क्वार्टर्स में कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया, और इस बार जो कंपनी क्वार्टर टू का रिजल्ट पब्लिश किया 1570 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू हुआ, और जो पिछली बार था 1306 करोड़ के आसपास, उससे पहले था 1000 करोड़, उससे पहले था 870 करोड़। तो ओवरऑल एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखा, और उसके अगेंस्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो भी देखिए बेस्ट तरीके से देखने को मिला। पिछले बार का जो नेट प्रॉफिट था उससे भी कई गुना ज्यादा नेट प्रॉफिट इस बार देखने को मिला। तो सोचिए, कंपनी इतना खास परफॉर्मेंस कर रहा है, इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, तो क्या आपको क्या लग रहा होगा कि इस कंपनी बर्बाद होने का सिचुएशन में, खराब होने का सिचुएशन है? बिल्कुल नहीं। कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनपीए। अभी एनपीए का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब जो कंपनी ने लोन बांटा था, उस लोन कितना मार्केट से उठा नहीं पाया, तो उस जितना पैसा वो उठा नहीं पाए उसको एनपीए के हिसाब से डिक्लेयर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एनपीए पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करता था, आज एनपीए कम हो चुके हैं। एनपीए जितना कम होगा, ग्रॉस एनपीए भी जितना कम होगा, दोनों ही बैंकिंग के लिए खासियत रहेगा। तो देखिए, कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मुझे सबसे पहले देखना चाहिए, वो है कंपनी के ऊपर आरओई। जो एक टाइम गिर चुके थे, 11% से सीधा सीधा 7% आ चुके थे, आज वो फिर से 11% हो चुके हैं। आरओए, रिटर्न ऑफ एसेट, वो भी देखिए रिकवरी हुआ है। एनपीए जो पहले ज्यादा था आज कम हुआ है। इंपॉर्टेंस पॉइंट सबसे मुझे बेस्ट लगा पैग रेशियो, जो 1% के नीचे है। ये बहुत शानदार पॉइंट्स है, 1% के नीचे होना चाहिए था। सीआर परसेंटेज भी ठीक ठाक है, जो 11% के ऊपर होना चाहिए था। मगर एक दिक्कत वाला बात है, वो है कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी। देखिए, कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब 100 रुपया में कंपनी के 6.6 रुपया 18 पैसा कंपनी का कॉस्ट है, खर्चा है। तो सोचिए, कंपनी अगर करोड़ों में बिजनेस कर रहा है, तो कितना उसका कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी है, मतलब कितना पैसा उसको कस्टमर को देना है। जो कस्टमर सेविंग अकाउंट में पैसा रखे है, जो एफडी किया है, जो लोन दिया है, मतलब लोन दिया नहीं, कस्टमर को कुछ गिरवी रखा है, मतलब बैंक को कुछ गिरवी रखा है, वो सारी चीजों को कंपनी को क्या करना पड़ेगा, बैंक को क्या करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट उसको चुकाना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके पीछे एक रीजन है, वो रीजन है कंपनी के ऊपर कासा रेशियो। देखिए, कासा रेशियो कंपनी का 26 है। मतलब कासा का मतलब है, सीए का मतलब है करेंट अकाउंट, और एससी का मतलब है सेविंग अकाउंट। तो करेंट एंड सेविंग अकाउंट में दोनों में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से सिचुएशन दिखा, जो सिचुएशन बहुत वीक है, क्योंकि कासा रेशियो एटलीस्ट 50% के आसपास, 40 to 50% के आसपास होता तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कम हो जाते। क्योंकि करेंट अकाउंट में तो इंटरेस्ट कस्टमर को देना नहीं पड़ेगा, और सेविंग अकाउंट में एकदम ना के बराबर इंटरेस्ट है। तो जो पैसा सस्ते में मिलना चाहिए था, वो पैसा कम मिला। इसी कारण की वजह से कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बढ़ चुके हैं। तो सीधा सीधा मैं कहूँ कि कंपनी इसके ऊपर पॉजिटिविटी तो है, छोटा कंपनी है, इसमें दिक्कत तो होगा ही। फिर भी देखिए, इंस्टीट्यूशन ने धमाका बाइंग किया। देखिए, प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग है, प्रोमोट एफएस ने कुछ माल बेचा, डीएस ने छोटा मोटा सिर्फ 1% का स्टेक बेचा है। बाकी देखा जाए तो पब्लिक के पास अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक देखने को मिला। तो पब्लिक क्यों जबरदस्त बाइंग कर रहा है? क्योंकि छोटा कंपनी है, तो छोटे कंपनी के ऊपर इसी तरीके से बाइंग किया जाता है, पब्लिक के माध्यम से। तो चलो, अभी इस कंपनी के ऊपर बड़े बड़े एनालिसिस का क्या राय है वो दिखा देता हूँ। देखिए, 20 एनालिसिस ने ये कहा कि कंपनी 80% बाइंग स्ट्रेटेजीज में है, और 15% होल्डिंग है, 5% सेलिंग में है। मतलब 80% बाइंग स्ट्रेटेजीज में देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर मुझे भी बाइंग स्ट्रेटेजीज मिला है, वो स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो स्ट्रेटेजीज क्या है? मुझे आरएसआई स्ट्रेटेजीज मिला, मैंने आपको बहुत बार आरएसआई स्ट्रेटेजीज के रूल्स एंड रेगुलेशन को मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए, आरएसआई स्ट्रेटेजीज के हिसाब से मैंने आपको ये बताया कि आरएसआई के दो लाइन्स होते हैं, नीचे है 30 और ऊपर है 70। तो 70 और 30 के हिसाब से देखा जाए तो जब आरएसआई के जो लाइन्स होते हैं वो 30 के नीचे आए, उस टाइम चार्ट को भी देखना चाहिए कि चार्ट का जो कैंडल है वो 200 डेज जो मूविंग एवरेज है, 200 डेज जो मूविंग एवरेज है, वो मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है कि ऊपर चल रहा है। अगर मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल चल रहा है और उस टाइम आरएसआई भी 30 के नीचे टच किया है, तो वो मेरे लिए एक बेस्ट एंट्री पॉइंट रहेगा। तो देखिए, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ किस तरीके से आरएसआई को ऐड करना है, सेटिंग्स करना है, किस तरीके से 200 डेज मूविंग एवरेज को सेटिंग्स करना है। तो ये सारी चीज को आप सेटिंग्स करके काम कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी जिस तरीके से करेक्शन हुआ आरएसआई के हिसाब से, एक्चुअली आरएसआई टच कब किया, 27 कुछ इस तरीके से कैंडल्स में। तो मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ इस कैंडल को, और देखिए कैंडल को होने के बाद
कंपनी यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है और मेरे हिसाब से RSI जब 70 के ऊपर जाएगा तब इसका टारगेट बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक RSI अगर 70 को ब्रेक करेगा तो अब यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। मेरा जो एक्टिव था जो ट्रेड, वो ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से ट्रेड कितना फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे देखिए, आपको मैं प्रीवियस बैक टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे RSI क्या हुआ था, RSI 30 के नीचे आया था। उस टाइम कैंडल भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दिया और RSI 70 के ऊपर कहाँ पे गया, 70 के ऊपर कुछ इस कैंडल के ऊपर गया। तो ओवरऑल एंट्री पॉइंट से अगर मैं टारगेट पॉइंट तक देखूँ तो कितना रिटर्न कंपनी ने दिया, 23% रिटर्न दिया सिर्फ 47 डेज में। और भी आपको बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाते हो। देखिए, कोई भी चीज यहाँ पे देखिए, RSI 70 के नीचे तो आया मगर 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल क्लोजिंग हुआ। तो इस स्ट्रेटेजीज को मैं यूज नहीं करूंगा। और भी मैं बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए, बैक टेस्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने, किसी भी स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करने से पहले बैक टेस्टिंग करना इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो। तो देखिए, कंपनी के ऊपर यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी RSI ने क्या किया, यहाँ पे RSI 30 के नीचे यहाँ पे आया, इस कैंडल के नीचे RSI 30 के नीचे आया और फाइनली इस कैंडल के ऊपर RSI ने क्लोजिंग दिया 70 के ऊपर। तो एंट्री पॉइंट से अगर मैं एग्जिट पॉइंट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंपनी ने रिटर्न दिया 78%, वो भी सॉरी 78 डेज में 23% के आसपास रिटर्न मिला। तो इस तरीके से आप एक एक करके हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, आपको हर जगह पे मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी मिला, सेम टू सेम यहाँ पे भी मिला। चलो इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी RSI 30 के नीचे इस जगह पे आया, इस कैंडल के नीचे, और 70 के ऊपर यहाँ पे गया। तो कुछ इस तरीके से कैंडल्स के ऊपर क्लोजिंग हुआ। तो ओवरऑल ओवरऑल इसका भी जो टारगेट, सॉरी थोड़ा सा और ऊपर होगा, इसका भी जो टारगेट मिला 37% का टारगेट मिला और वो भी सिर्फ के सिर्फ 70 डेज में। तो यही होते हैं पावर। तो आपको इस सारी चीज़ों को सीखना है, जानना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि मेरे चैनल में आपको हमेशा सिखाने का जो स्ट्रेटजीज है, जो स्ट्रेटजीज में करीबन अराउंड 5 साल से भी ज़्यादा यूज़ करके आया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर दूसरे तरीके से मैं देखूँ स्ट्रेटजीज के हिसाब से, तो करंटली जो लेवल्स है, करंटली लेवल से टॉप लेवल तक देखूँ तो ओवरऑल अगर करंट लेवल से मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 100% का गेन आने का चांसेस है कि कंपनी आज नहीं तो कल इस टॉप लेवल में जरूर जाने का पॉसिबिलिटी रख सकते हैं। ये कंपनी में दम है, पोटेंशियल है। पहले भी इस तरीके से करेक्शन हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया, मतलब यहाँ पे भी करेक्शन हुआ, उसका भी रिकवरी जरूर करने वाला है। तो कहने का मतलब है कि कंपनी जिस तरीके से सिचुएशन को क्रिएट किया है वो अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेंडिंग हो सकते हैं। अगर इसी चीज में और एक स्ट्रेटजीज को मैं यहाँ पे एडिंग करूँ तो मेरा और एक स्ट्रेटजीज यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, जो स्ट्रेटजीज मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या बना, इस स्ट्रेटजीज के हिसाब से यहाँ पे लंबा सा एक पैटर्न क्रिएट हुआ, इसको कहा जाता है कप। और उसके बाद देखिए यहाँ पे छोटा सा एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, मतलब दोनों ही सिचुएशन के हिसाब से यहाँ से हाई लेकर यहाँ पे टच किया, यहाँ पे भी टच किया, तो एक कफ विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ। और जब भी इस तरीके से पैटर्न क्रिएट होता है तो मैं नीचे साइड से टॉप लेवल को मार्किंग कर लेता हूँ और वही लेवल को मैं ऊपर बिठा देता हूँ, जो मेरे लिए एक टारगेट पर बन सकते हैं। और मजेदार बात यही है कि कंपनी ब्रेकआउट भी हुआ था, टारगेट के नजदीक गया था, करेक्शन हुआ और आज वही लेवल में है जो लेवल में कंपनी के ऊपर एंट्री पॉइंट्स बना था। तो बाकी आप समझदार है, सारी चीजें को समझ कर सीख कर काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, बाई सेल करना आपके हाथ में है, प्रॉफिट होना लॉस होना आपके पोर्टफोलियो में होगा। तो आप प्लीज सोच समझ कर आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।